हेलो फ्रेंड्स, आई एम शारदेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के बारे में सारी जानकारी ली थी, आज मुझे आपको ट्रेडिंग अकाउंट आगे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आज ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता होता क्या है। तो प्रत्यक्ष लाभ व हानि को निर्धारित करने के लिए, प्रत्यक्ष लाभ व हानि को निर्धारित करने के लिए जो लेखा तैयार किया जाता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ, पहले हम ये जानते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ होता क्या है। देखिए, दो चीज़ें, दो टर्म होते हैं, एक प्रत्यक्ष लाभ जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट प्रॉफिट बोल रहे हैं हम, और एक इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष वो चीज़ें होती हैं जो हम किसी भी प्रोडक्ट पे डायरेक्टली इम्पोज करते हैं। मतलब अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे सपोज डैट आप ये समझिए कि हम कोई पेन बना रहे हैं, तो ठीक है, तो उस पेन को बनाने के लिए जो प्लास्टिक, जो इंक, ये चीज़ें डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पोज होंगे, या फैक्ट्री के जो खर्चे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके डायरेक्ट खर्चे या प्रत्यक्ष खर्चे कहे जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि मान लीजिए उस पेन को बेचने के ऊपर जो खर्चे होंगे, जो ऑफिस में उसको उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराना होगा जिससे हम उसको बेच सकेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो इंक्लूड हो रहे हैं। उस प्रोडक्ट की जो लागत है उसको तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर लगाए जाते हैं, वो डायरेक्टली इम्पोज नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या जानते हैं कि जो खर्चे कारखाने में किए जा रहे हैं और जो खर्चे हमारे किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ के ऊपर डायरेक्टली इम्प्लोज हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर लग रहा है, वो प्रत्यक्ष खर्चे हैं, और जो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है वो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष वाले मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे हमारे, वही सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डाले जाते हैं। ठीक है, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत व्यापार में होने वाले सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापारी जो खाता तैयार करते हैं उसे व्यापार खाता या व्यापारिक खाता कहते हैं। ठीक है, इससे समझ सकते हैं कि हम जो एक निश्चित अवधि, मतलब हमने जैसे पहले ही बताया था कि फाइनल अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो एक निश्चित अवधि होगी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर। सामान्यतः जो आइडियल पीरियड है हमारा साल भर का ही है। हम किसी भी कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो उसके एंड में ही बनाते हैं। लेकिन किसी ने कोई भी मानक, अगर मान लीजिए कोई छोटा व्यापारी है, उसने एक मानक बना रखा है कि वो हर 2 महीने में तैयार करेगा, तो वो कर सकता है। लेकिन जब बड़ा बिजनेस होता है जिसके ऊपर कई सारे नियम फॉलो होते हैं, कई तरीके की गाइडलाइंस जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, तो उनको एक आइडियल पीरियड ही लेकर के चलना पड़ता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, एक वर्ष के अंत में जब हम निश्चित जानकारी को प्राप्त करने हेतु इस उद्देश्य से हम व्यापार खाता तैयार करते हैं, तो उससे हम व्यापारिक खाता या व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट बोल देंगे। ठीक है, तो इसे व्यापारिक खाते के आशय ऐसे खाते से है जिससे माल के क्रय विक्रय द्वारा सकल लाभ या हानि को ज्ञात किया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी निकलता है वो तो ट्रेडिंग के माध्यम से निकाला जाता है। व्यापारिक खाता को माल खाता भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, माल खाता। व्यापारिक खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को माल खाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल माल संबंधी लेन देनों को लिखा जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, हमने अभी पहले बताया कि डायरेक्टली जो इम्पोज हो रहे हैं, जो किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली इफेक्ट दे रहे हैं, उन्हीं खर्चे को दिया जाता है। तो हमने क्या कहा कि इसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो माल के ऊपर, मतलब माल से डायरेक्टली रूप में, प्रत्यक्ष रूप में संबंध रखते हैं, सिर्फ उन्हीं खर्चों को या उन्हीं चीज़ों को हम उसमें दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, व्यापार खाते या ये जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसका प्रॉफिट क्या है, हम क्यों बना रहे हैं। आखिर किसी भी काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, सकल लाभ, यह सकल लाभ या सकल हानि की सूचना प्रदान करता है। मतलब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यही हमारा निकलेगा। ठीक है, फिर व्यापार खाता शुद्ध क्रय तथा रहतिये की सूचना प्रदान करता है। इससे हम क्या करेंगे, शुद्ध क्रय मतलब हमारा नेट परचेज। देखिए, परचेज होगा, परचेज में से कुछ परचेज रिटर्न होगा, उस रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो हमारा बिल्कुल नेट परचेज निकल आता है। तो वो नेट परचेज कितना है और जो हमारा स्टॉक कितना है, ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना है, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं व्यापार खाते से, ट्रेडिंग खाते से। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। व्यापार खाते के क्रय तथा प्रत्यक्ष व्ययों के बीच संबंध का निर्धारण किया जाता है। इससे क्या मतलब निकलता है कि
कि देखिए है क्या कि जो व्यापार खाता है हमारा, जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें हम परचेज़ डालेंगे और अभी हमने बताया कि कुछ ऐसे खर्चे डालेंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पोज़ हो रहे हैं। तो इसके बीच में हम देख रहे हैं कि संबंध क्या है, मतलब कितना हमने परचेज़ किया, उसके ऊपर फिर कितने डायरेक्ट खर्चे किए एंड देन जा कर के हमने उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। मतलब हमें पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं, उसकी मूल जो लागत है वो कितनी पहुंची, और उसके बाद उसमें हम कुछ परसेंट अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसको सेल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है। समझिए, अगर मैं उदाहरण से आपको बताऊं तो जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई पेन है, उस पेन को बनाने के लिए हमारा जो कच्चा माल लगा, जो एक तरीके से रॉ मटेरियल है, वो हमारा 4 रुपए का लगा। ठीक है, फिर उसमें 2 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे। अब 2 रुपए के डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कच्चे माल को मिला करके हमारा 6 रुपए उसकी मेन कॉस्ट आई। ठीक है, अब 6 रुपए के बाद अगर हम उसको 10 रुपए में बेच देते हैं तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो कितने रुपए आएगा? 4 रुपए, क्योंकि 6 रुपए की चीज़ हमने 10 रुपए में बेच दी, 4 रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। लेकिन अब ये शुद्ध लाभ नहीं है हमारा, मतलब हम कहें, अगर कहें कि यही हमने कमा लिया, ऐसा नहीं है। हमने 4 रुपए जो कमाए हैं, अभी इसमें कुछ अप्रत्यक्ष रूप से खर्चे हैं। मान लीजिए उस पेन को हमने सेल करने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट किए थे, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ पे बैठ करके कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको भी वेतन दिया जाता है, तो वो भी इसी से निकाले जाते हैं। मतलब इस जो गुड्स को सेल किया जाएगा, इसी से हमें उस पैसे को भी निकालना है। तो इस वजह से अब जब ये 4 रुपए जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इसमें से कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष रूप के जो खर्चे होंगे, उसे जब माइनस कर देते हैं, तब हमारा शुद्ध लाभ यानी बिल्कुल नेट प्रॉफिट हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो यह प्रत्यक्ष व्यय तथा सकल लाभ के अनुपात का निर्धारण करता है और इसमें सहायता प्रदान करता है। देखिए, प्रत्यक्ष व्यय हमने बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है और सकल लाभ कितना, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनका एक रेशियो पता चलता है कि कितना परसेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और कितना हमारा सकल लाभ है, मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ठीक है, व्यापार में बेचे गए माल की लागत की गणना होती है। देखिए, अभी हमने बताया कि जैसे 10 रुपए का पेन है तो वो कितने, उसकी मूल लागत कितनी थी, तो 6 रुपए उसकी जो मूल लागत है, मतलब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे हम बोलते हैं। तो ये यही होता है बेचे गए माल की लागत। ये जो लिखा है ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आगे देखिए, अब व्यापार खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण मदे क्या क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आप जान लीजिए कि ये होता क्या चीज़ है। अदरवाइज जब क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा तो आपको शायद समझने में कन्फ्यूज़न हो, तो इसको आप अभी से ध्यान दे दीजिए। चलिए, कोई सबसे पहले आपको मिलेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जैसे हम कहते हैं आपका प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या होता है कि कोई बिजनेस अगर रन कर रहा है तो पुराने साल का कुछ माल बचा होता है, तो वही जो पुराने साल का माल बचा हुआ है, वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है, फिर हम कुछ और चीज़ें जाएंगे और मार्केट से जा कर के वो खरीद करके लेके आएंगे, जिसे क्रय बोलेंगे, और परचेज़। फिर क्रय समायोजित मतलब हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम फिर, अगर मान लीजिए हमने कोई माल खरीदा और उसमें कोई चीज़ हमें डिफेक्ट लगी या हमें नहीं समझ में आया, तो हम क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। तो जब परचेज़ में से, देखिए, परचेज़ में से अगर परचेज़ रिटर्न माइनस कर दिया जाए तो हमारा नेट परचेज़ हमारा निकल आएगा। एनपी जो निकलेगा, नेट परचेज़ जो हमारा निकलता है, वो इससे निकलता है। फिर ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कोई क्रय किया है, उसके लिए कोई एक्सपेंस देना पड़ा, मान लीजिए हमने जो माल है वो कानपुर से ख़रीदा, तो कानपुर से लखनऊ लाने के लिए कुछ ऑक्ट्रॉय वगैरह कुछ जो भाड़ा है वो सब लगेगा, तो वो जो हमारा है, वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्टली रूप में कोई भी जो परचेज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी खर्चे होंगे, तो वो हमारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे कहे जाते हैं। ठीक है, तो माल ढुलाई, ये सब ऑक्ट्रॉय, कैरेज, ये सब कुछ हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के नियम। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जा रहा है, आज मैं पूरा आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ, जिससे आप ट्रेडिंग को अच्छे से समझ सकें। कल मैं इसको फिर नेट प्रॉफिट बताऊंगा और उसके अगले दिन बैलेंस शीट बताऊंगा, लेकिन आज आप अच्छे से पहले ट्रेडिंग अकाउंट को करिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बना रहे हैं, देखिए आप प्रोफार्मा ध्यान रखिएगा। तो हमने पहले ही पता है कि कोई भी चीज़ अगर बनती है तो क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे खाली है, यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो ये लाइन ऐसे खींची जाएगी प्रोफार्मा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा पर्टिकुलर वाला कॉलम हो गया।
फिर ये डेबिट कॉलम हो जाता है, फिर ये आपका पर्टिकुलर कॉलम है और फिर ये क्रेडिट वाला कॉलम है। तो कुछ मदे यहाँ पे होंगे, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे डाल देंगे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज़, फिर यहाँ पे डाल देंगे। परचेज़ में से अगर कुछ रिटर्न है तो इस यहीं पे अंदर लिख करके माइनस कर देंगे। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ डाल देंगे आप। इसी तरीके से इधर जो होगा वो सेल लिख करके इधर आप क्रेडिट में डाल देंगे, और इधर क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ डाल देंगे। फिर इसका पूरा यहाँ पे टोटल कर लिया जाएगा। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फिर डेबिट साइड का जो टोटल है उसमें से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, तब यहाँ पे जो फिगर मिलती है हमें वो हमारी होती है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। तो अभी ये समझिएगा कि जो डेबिट में मेनली जो डेबिट में जा रहे हैं, जो हमारे खर्चे यहाँ पे डेबिट में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, तो वो चीज़ें हम समझते हैं। तो जैसे अभी मैंने पहले ही बताया आपको, सबसे पहले क्या जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। पुराने साल का कुछ माल बचा हुआ है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर हमने इस साल को जो खरीदा परचेज़ डाल दिया। परचेज़ में से घटा क्या लिया जाएगा, परचेज़ में से कुछ परचेज़ रिटर्न है तो उसको माइनस कर लिया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न को घटा लिया जाता है, तो इससे क्या होता है, नेट परचेज़ हमारा निकलता है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ परचेज़। कॉस्ट ऑफ परचेज़ क्या है, वस्तु खरीद कर लाने में, मतलब जहाँ से अभी हमने बताया कि कानपुर से मान लीजिए लखनऊ कोई सामान लेकर के आ रहे हैं, तो वो जो वहाँ से यहाँ तक लाने में कोई खर्चा हुआ उसे कॉस्ट ऑफ परचेज़ कहा जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेज़ में देखिए नीचे अभी बताया गया कि कॉस्ट ऑफ परचेज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो देखिए कूली खर्च, मान लीजिए कोई सामान है उसको कूली के द्वारा ढोया गया, फिर भाड़ा, फिर उसके बाद भाड़ा और ढुलाई, कैरेज हो गया, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो गई, इंपोर्ट मतलब हमने मान लीजिए बाहर से कोई माल मंगाया, हमने इंडिया के आउटसाइड से मंगा लिया तो कुछ हमारा इंपोर्ट टैक्स लगेगा। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ उत्पादन करने में अगर कोई खर्चा हो रही है तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारी मेन से कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं, देखिए इसको मोटा मोटा अगर आप समझिए तो ये चीज़ें जो भी फैक्ट्री से इंक्लूडेड होगा, मतलब जो खर्चे ऐसे जो फैक्ट्री में किए जाते हैं वही मेनली हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। तो अगर हम इसको समझें तो देखिए ये वेजेस हो गया हमारा। सबसे पहले ये कि देखिए जो खर्च जो मतलब एक तरीके से मजदूर हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसको हम वेजेस कहते हैं। अगर वही मजदूर हमारा ऑफिस में काम करता है तो उसको हम सैलरी बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, कि उनको वेतन दिया गया। लेकिन अगर हम मजदूरी कहीं लिखी हुई है तो हम समझेंगे कि वेजेस जो है वो फैक्ट्री में खर्चा किया गया। फिर इसी तरीके से फैक्ट्री का रेंट हो गई, फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, फ्यूल भी क्या है, मशीनरी को चलाने के लिए फ्यूल लग रहा है, शक्ति लग रही है। ठीक है, कोयला भी वहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस लग रहा है, पानी लग रहा है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग, कुछ मान लीजिए निर्माण करने में और कोई खर्चा हो गया या एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाई गई, ये सब कुछ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। और यहीं पे आप ये सब समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये सारे हमारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। और ये कहीं पे भी आपको ट्रायल बैलेंस में अगर दिखते हैं तो ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें लेकर के जानी है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, आपको कुछ नहीं सोचना कि कहाँ जाएगा। ये सब कुछ जितने भी खर्चे होते हैं, आप नॉमिनल अकाउंट का रोल याद करिए कि खर्चे सारे डेबिट किए जाएंगे। तो ये कुछ जितने भी खर्चे हैं आपको ये सोचना नहीं है कि किधर डालना है, ये सीधे आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में डाल दीजिए। ठीक है, ये सीधे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ चीज़ें जो क्रेडिट में जाती हैं। अब क्रेडिट वाले टर्म्स को हम देख लेते हैं कि क्रेडिट में क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले सेल्स, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया है, किस उद्देश्य से बनाते हैं, उसको हम बेचेंगे और बेचने से प्रॉफिट कमाएंगे। तो सबसे पहले हम सेल करेंगे। जैसे परचेज़ में कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हम परचेज़ रिटर्न कर देते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए जो कस्टमर है उसको हमारा सामान नहीं पसंद आया तो वो कुछ चीज़ें हमको वापस कर जाएगा। तो इसी तरीके से सेल्स रिटर्न होता है। जो चीज़ सेल, ऐसी वस्तु जो सेल कर चुकी है, बेची जा चुकी है और बाद में वापस आ गई है, उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। तो नेट सेल्स हम निकाल देंगे, मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर लेते हैं। और जैसे पुराने साल का कुछ बचा हुआ स्टॉक इस साल यूज़ किया गया है तो इस साल भी ऐसा कुछ स्टॉक होगा। जैसे मान लीजिए 31 मार्च को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, तो उस दिन जो प्रोडक्शन हो रहा था फैक्ट्री में तो कुछ ऐसा सामान होगा जो पूरा तरीके से नहीं बन पाया है या चीज़ें अभी पूरी नहीं बन पाई हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे पास स्टॉक रखा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के अंत में जो वस्तुएं बची होती हैं उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट तरफ होने पर अगर क्रेडिट कम है, मतलब हमने पहले बताया कि जो क्रेडिट साइड है वो आप पहले यूज़ करेंगे, पहले उसे बनाएंगे। तो क्रेडिट टर्म्स अगर कम है तो हमारा लॉस आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्रेडिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट में से फिर डेबिट का माइनस करेंगे। तो अगर क्रेडिट कम है तो हमारा लॉस आएगा और अगर डेबिट कम है तो हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तब इस प्रॉफिट या इस लॉस को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है आपको
से लाभ को सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, तथा हानि को सकल हानि मतलब ग्रॉस लॉस के नाम से जानेंगे। ट्रेडिंग में जो भी हमारा डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहेंगे। ठीक है, निकालेंगे कैसे? निर्माण की लागत से आय की अधिकता सकल लाभ कहलाता है। निर्माण की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर माइनस कर देते हैं तो ज़्यादा जो आएगा, मतलब रेवेन्यू अगर ज़्यादा है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, फिर व्यापार खाते से सकल लाभ, हमें मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी डिफरेंस मिल रहा है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा। निर्माण लागत में उत्पादन क्रय मूल्य का प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। सारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ जाएंगे? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। सकल लाभ के संदर्भ में आय से अभिप्राय वस्तुओं के विक्रय तथा सेवाओं से प्राप्त होने वाले आय से। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को निकालेंगे। अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे होता है, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी प्रॉफिट आएगी कैसे? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे अभी मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया था कि 10 रुपये का मान लीजिए हमने पेन बेचा और उसमें से 6 रुपये हमने उसको कॉस्ट लगाई थी, तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे आ जाएगा? 10 में से 6 माइनस करिए, 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 10 में से 6 अगर गया मतलब 10 रुपये उसकी नेट सेल है और 6 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो हमारी जो वो आ गई, वो चीज़ें आई हमारी 4 रुपये, जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? नेट सेल है कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। देखिए कुछ ऐसे सेल होंगी, कुछ ऐसे बिक्री होंगी जो कि हमें कैश में हो जाएगी, मतलब पैसे तुरंत मिल जाएंगे हमें। कुछ ऐसे होंगे लोग जो कि हमें क्या कर जाएंगे, हमें बाद में पैसे देने आएंगे, क्रेडिट में ले जाएंगे। और कुछ होंगे जो सेल्स माइनस आ जाएगी हमारी, कुछ वापस आ जाएगी। तो इनका तीनों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब कैश और क्रेडिट जो है वो जोड़ लीजिए और उसमें से जो रिटर्न हो चुका है वो माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग साथ में। परचेज आपको 3 लाख दे रखा है, सेल 5 लाख दे रखी है, सेल्स रिटर्न 10,000 दे रखे हैं। तो अब यहीं पे अगर हम देखें, हम लोग ये करने को कोशिश करें, तो देखिए ये चीज़ें अगर देखिए आप, तो 5 लाख में से 10,000 अगर माइनस करेंगे तो क्या होएगा? 4,90,000 जो है हमारी नेट सेल्स आ जाएगी। ये नेट सेल हमारे पास निकली, ये आ गया। वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? आपके ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट पर्च है, परचेज डेबिट में जाएगा। तो बस यहीं से क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट। देखिए अब ये सॉल्यूशन इस तरीके से है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे आप क्या करेंगे, देखिए एक ये टर्म बना लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे परचेज़ जो है वो 3 लाख यहाँ ले आइए, यहाँ पे 3 लाख परचेज़ ले आइए। ठीक है, ये 3 लाख परचेज़ लिख लीजिए यहाँ पे। फिर आप वेजेस 35,000 के लिख लीजिए, ये 35,000 आपका यहाँ पे वेजेस लिख लीजिए। सही से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। और कैरेज फिर यहाँ 5,000 लिख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक यहाँ 25,000 लिख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक इधर साइड लेकर दीजिए 35,000 के, और सेल्स जो आपकी आई है 4,90,000 वो लिख दीजिए। बस इतने खर्चे हैं। तो ये 35,000 और 4,90,000 इन दोनों को टोटल कर लीजिए यहाँ पे। और जो इधर के हैं 25,000, 3 लाख और ये आपके 35,000 रुपये और 5,000 रुपये, ये जो चीज़ें हैं इनको टोटल कर लीजिए आपस में। और इनको सब टोटल करके फिर इधर वाला जो क्रेडिट साइड का टोटल है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए नीचे कैसे बताया हुआ है वो चीज़ें देख लीजिए। तो यहाँ पे चीज़ों को समझिए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेट सेल कैसे आती है? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अभी ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं ऊपर। फिर तो नेट सेल्स अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे। 5 लाख में से 10,000 माइनस किया, 4,90,000 हमारी नेट सेल्स आ गई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे देखिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है? हमने अब बताया ओपनिंग स्टॉक लिखिए, ओपनिंग में परचेज ऐड कर दीजिए, परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या क्या किया वो देखिए। 25,000 जो है, 25,000 हमारा ये ऐड हुआ, 3 लाख ऐड हुआ, 35,000 5,000 ये दो हमारे एक तरीके से एक वेजेस है और एक हमारे कैरेज वगैरह है। तो इन दोनों को ऐड कर लिया और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने माइनस कर लिया। तो ये सब कुछ ऐड कर लीजिए और क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर दीजिए। तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? 3,30,000 रुपये। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी बताया था कि क्या होगा, जो आपकी सेल है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दीजिए। तो सेल कितने की? नेट सेल जो आई थी 4,90,000 की, क्योंकि 5 लाख थी, 5 लाख में से 10,000 रिटर्न हो गया था, तो 4,90,000 और उसमें से ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है वो 3,30,000 माइनस कर दिया। तो आपको कितने पता चले? जो हमारा सकल लाभ है वो 1,60,000 रुपये आपकी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन एंड अप होता है। और आप ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को यहीं पे पॉज करके। ये पूरा ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग बनाइएगा और नीचे कमेंट में सबको अपना आंसर बताइए। देखिए परचेज़ 2 लाख की है, परचेज़ रिटर्न आपका 30,000 रुपये का है, कैरेज इन्वर्ट ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 2,000 का, फिर ड्यूटी पेड 10,000 की, वेजेस 22,000, गैस वाटर ये सब 6,000 रुपये, सेल आपकी 4 लाख है, सेल्स रिटर्न 40,000 है, 4 लाख में से 40,000 आप माइनस कर देंगे नेट सेल के लिए। फिर ओपनिंग स्टॉक आपका 50,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है। देखिए सारी चीज़ें आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रही होंगी, तो यहाँ पे आराम से आप बनाइए और इस क्वेश्चन को आप लोग करके मुझे बताइएगा कि आंसर किसका किसका कितना कितना आ रहा है। ठीक है, सबको यहाँ पे आंसर निकालिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करिए, सही से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरा मैंने स्क्रीन में लगा दिया है, इसको आप पॉज कर लीजिए यहाँ पर और इसको समझिए पूरे क्वेश्चन को। चलिए ओके, बाय बाय क्लास।